नमस्कार दोस्तों। और कैसे हैं आप लोग। चलिए फिर चालू करते हैं हम आप लोगों के लिए वही अपना साइंस के क्वेश्चंस जो कि आपके कंपटीशन में आने की जिनकी संभावनाएं हैं। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चंस क्या हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि मायोपिया को दूर करने के लिए चश्मे में किस लेंस का उपयोग किया जाता है। मायोपिया को दूर करने के लिए चश्मे में किस लेंस का यूज किया जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं, क्या क्या है हमारे ऑप्शन। उत्तल लेंस, अवतल, बेलनाकार कि द्विफोकसी। कौन कौन से हैं हमारे। कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, सिलेंड्रिकल कि बायोफोकल लेंस। कौन सा लेंस यूज किया जाता है मायोपिया में निकट दृष्टि दोष के लिए। कॉनकेव लेंस। कौन सा। कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस यूज किया जाता है। कॉनकेव लेंस। ठीक है, देखिए मायोपिया में कॉनकेव लेंस की यूज किया जाता है। कॉनकेव, ये जो ऐसे होते हैं, ठीक, इसको कॉनकेव बोलते हैं। और जो ये या ऐसे होते हैं उनको कॉन्वेक्स। ठीक, तो कौन सा यूज किया जाता है। कॉनकेव लेंस। ठीक है, इसमें अच्छा होता क्या है, क्यों ऐसा होता है हमारे साथ। इसमें क्या होता है, जो हम लोगों की रेटिना होती है, आंख की रेटिना होती है, उससे आगे थोड़ा सा पहले इमेज बनने लगता है। ठीक है, तो जब हम लोग कॉनकेव मिरर यूज करते हैं तो ये क्या कहता है, जो भी एज आती है उनको थोड़ा पहले से ही फैला देती है। ठीक है, तो वे इमेज हमारी कहाँ बनती है, रेटिना पे। उसी प्रकार से जब कौन मायोपिया हो गया ये, ठीक, हाइपरयूपिया में क्या होता है, कौन वेक्स लेंस यूज होता है। उसमें क्या होती है, इमेज पीछे बनने लगती है, तो उसमें कौन वेक्स लेंस यूज होता है। ठीक है, क्या होता है देखिए, अवतल लेंस का कार्य, यह प्रकाश की किरणों को प्रकाश आंख में प्रवेश करने के पहले फैला देती है। ठीक है, क्या कह देती है, ये फैला देती है प्रकाश को। ठीक, ये प्रकाश को फैला देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिससे वो रेटिना पर सही ढंग से फोकस कर पाता है। ठीक है, दोष का प्रकार क्या है, इस समस्या को दूर, इस समस्या में क्या होता है, दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देने लगती हैं और प्रकाश रेटिना के पीछे की बजाय उसके सामने केंद्रित हो जाता है। ठीक है, अन्य विकल्प क्या है, आर्थो केराटोलॉजी। ठीक है, रात में पहने जाने वाले कठोर कॉन्टेक्ट लेंस का उपयोग भी किया जाता है। ठीक है, तो किस लेंस का यूज किया जाता है, कॉनकेव लेंस का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है कि रात में तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को कारण होता है। हमारे ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परिकिरण या कोई आंतरिक परिवर्तन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। रात को तारे क्यों टिमटिमाते हैं, बताइए। प्रकाश के अपवर्तन से। जब तारे जो हमारे अंतरिक्ष में काफी दूर से जिनकी रोशनी आती है, जब वे हमारे वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो उस समय क्या होता है कि वायुमंडल में बहुत ढेर सारी गैसें होती हैं। ठीक है, तो जब कोई ज्यादा डेंस होती है, कोई गर्म होती है, कोई हल्की होती है, कोई ठंडी होती है, तो जब उससे वे गुजरते हैं तो अपने पाथ को चेंज करते रहते हैं, अपने पाथ को चेंज करते रहते हैं। ठीक, जिसकी वजह से हमें ये भ्रम पैदा होता है कि तारे टिमटिमाए हैं, जबकि वे टिमटिमाते नहीं है। क्या होता है, जब तारों का प्रकाश पृथ्वी की वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसे विभिन्न घनत्व वाली गैसों के हवा के परतों से गुजरना पड़ता है। किससे गुजरना पड़ता है, विभिन्न घनत्व वाली हवा के परतों से गुजरना पड़ता है। ठीक है, क्या होता है, इसमें गर्म व ठंडी हवा की परतों के कारण प्रकाश की किरणें लगातार मुड़ती है
जिससे तारों की रोशनी कभी कम तो कभी ज्यादा दिखाई देती है, इसीलिए वे क्या कहते हैं, टिमटिमाते हैं। ठीक है। तारे पृथ्वी से बहुत दूर स्थित प्रकाश के बिंदु स्रोत है, इसलिए उनके प्रकाश में यह उतार चढ़ाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ठीक। पास की वस्तु होती है तो हमें उतना नहीं समझ में आता, लेकिन दूर की वस्तु में ज्यादा समझ में आता है। ठीक है। अन्य ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? केवल तारे ही टिमटिमाते हैं, ग्रह नहीं टिमटिमाते। जितने भी आपको ग्रह दिखेंगे वे टिमटिमाते नहीं है। वे क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? जैसे कि सूर्य ग्रह पृथ्वी के करीब है, ठीक है, इसलिए उसके प्रकाश के बड़े स्रोत के रूप में उन्हें प्रकाश के बड़े स्रोत के रूप में देखा जाता है, जिससे उनकी रोशनी का औसत प्रभाव टिमटिमाहट खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि वे पृथ्वी के करीब है। ठीक है। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है कि ऑप्टिकल फाइबर के प्रकाश ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश के किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्टिकल फाइबर जिससे हम लोगों का आजकल नेट डाटा सब कुछ चल रहा है, वे प्रकाश के किस सिद्धांत पे काम करता है? ठीक है, बताइए। हमारा ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन या प्रकाश का व्यतिकरण। तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है। देखिए ऑप्टिकल फाइबर केबल्स जो होते हैं वे हमारा काम करते हैं किस पे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है। TIR सिद्धांत कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? TIR। ठीक है। देखिए इस प्रक्रिया में प्रकाश संकेत लाइट सिग्नल फाइबर के भीतर से क्लेडिंग परत लेस डेंस कैंडिल क्लेडिंग में उच्च कोण से कोण पर टकरा कर बिना किसी हानि के लगातार परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक है। क्या होता है कि ये कोर है, ठीक है, और इसी से लाइट रेज निकलती है। ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर में तो अगर यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो अगर यहाँ पे रोशनी अगर थोड़ी भी लाइट अगर यहाँ पे एब्जॉर्ब कर ली जाएगी जो उसके सेंसर्स हैं, तो ऐसे तो ऑप्टिकल फाइबर काफी लंबी होती है, तो एब्जॉर्ब करते करते लास्ट में कुछ बचेगा ही नहीं, पूरी लाइट खत्म हो जाएगी। इसीलिए उसको ऐसा बनाया जाता है जिसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो। ठीक है। इसीलिए जो भी डाटा जो भी सिग्नल हमारे पास पहुंचते हैं वे अच्छे होते हैं, हाई क्वालिटी के होते हैं। ये देखिए इसका वो है फिगर है, एक लेयर, दूसरी, तीसरी, चौथी, फिर पांचवी। ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए, जिसको इको कहते हैं, श्रोता और परावर्तक सतह जैसे कि पहाड़ या दीवार के बीच न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होनी चाहिए? इको आवाज का गूंजना, आवाज का टकरा के वापस आना, तो उसके लिए कितनी दूरी होनी चाहिए? हमारे ऑप्शन है 10 मीटर, 17 मीटर, 25 मीटर की 30 मीटर। आंसर होगा हमारा 10 मीटर। ठीक है, नहीं सॉरी 17 मीटर, 10 मीटर बोल रहे हैं, 17 मीटर। देखिए क्या होता है, इको सुनने के लिए सामान्यतः 17.2 मीटर की आवश्यकता होती है। ठीक है। क्यों? मानव मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग 0.1 सेकेंड तक रहती है। मतलब कि अगर हम कोई चीज बोल रहे हैं तो 0.1 सेकेंड के बाद ही वे हमको ध्वनि संवेदना रहती है, वे ध्वनि सुनाई देती है। प्रतिध्वनि के लिए परावर्तन ध्वनि को इसके बाद ही कान तक पहुंचनी चाहिए। अगर इतने में 0.1 सेकंड में हमारे पास कोई भी आवाज आ रही तो वह प्रतिध्वनि नहीं होगी। जब इसके बाद वही आवाज अगर आती है तो वे क्या हो जाती है? हमारी इको हो जाती है। ठीक है।
ध्वनि की गति लगभग 344 मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। तो 344 इंटू 0.1 सॉरी 0.1 है, ठीक है। कितना चाहिए होता है टाइम? 0.1, ठीक है। तो अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 17.2 मीटर आ जाता है, ठीक। अब यहाँ पे 2 कैसे आया? 1 मिनट क्या होता है? ये है 1 सेकेंड, और दूसरा ध्वनि जाकर वापस आना होता है, इसलिए न्यूनतम दूरी इतनी होती है, ठीक है। कितनी होती है? 17.2 एग्जैक्ट होती है, लेकिन 17 लगभग 17 होती है, ठीक। आगे देखिए क्या है। स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक हमेशा किस दिशा में रहता है? मैग्नेट जो होता है, चुंबक किस दिशा में रहता है? आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा बचपन से ही कि चुंबक जो है हमेशा अगर उसको हवा में लटका दिया जाए तो वे 2 ही डायरेक्शन में उठता है। वे कौन से डायरेक्शन है? उसमें ऑप्शन की कोई आप लोगों को जरूरत नहीं है, लेकिन ऑप्शन हमारे दिए हैं पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, उत्तर पूर्व या दक्षिण पश्चिम। तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर दक्षिण, ठीक। नॉर्थ पोल और साउथ पोल आप लोगों को मालूम होगा, मैग्नेट में 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। सेम सेम रिफ्लेक्ट कहते हैं, ऑपोजिट अट्रैक्ट कहते हैं, ठीक। देखिए क्या होता है, वे पूर्णतः लटका हुआ उत्तर और दक्षिण में लटका होता है, ठीक है, दक्षिण दिशा में शो कहता है। सेम होता है अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल को एक कहते हैं तो वे अट्रैक्ट होते हैं, वे एक दूसरे के पास आने की कोशिश करते हैं, चिपकते हैं। और सेम सेम जब पोल होता है, साउथ साउथ को एक तरफ का देखते हैं तो वे एक दूसरे को धक्का देते हैं, ठीक। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक शून्य हो जाए तो किसी वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर हमारी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वे 0 हो जाए तो क्या होगा? हमारे ऑप्शन है भार और द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएंगे, भार शून्य हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान वही रहेगा, द्रव्यमान शून्य हो जाएगा लेकिन भार वही रहेगा, दोनों बढ़ जाएंगे। क्या होगा बताइए? जैसे हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वे 0 हो जाए तो क्या होगा? देखिए क्या होता है, पृथ्वी हमें खींच के रखी है, हमारा जो भी वेट है, ठीक है, वे किसकी वजह से है? गुरुत्वाकर्षण की वजह। अगर हम 60 किलो 70 किलो के हैं तो वे किसकी वजह से है? गुरुत्वाकर्षण की वजह से। पृथ्वी हम पे अपना प्रेशर डाल रही है, ठीक है। यही हम चांद पे जाएंगे तो हमारा वजन कुछ और हो जाएगा, क्योंकि वहां का ग्रेविटेशनल फोर्स अलग है। तो यहाँ पे भार तो हमारा शून्य हो जाएगा, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स 0 हो गया तो भार हमारा शून्य हो जाएगा, लेकिन मास क्या, भार शून्य होने के बाद जो हमारे अंदर हमारी शरीर है क्या वे भी गायब हो जाएगी? वे तो रहेगी ही ना, ठीक। जैसे ये पेन है, जब ग्रेविटेशनल नहीं रहेगा तो ये तो हवा में तैरेगा, लेकिन जो जिस चीज से ये बना है वे तो रहेगा ही ना, मास तो हमेशा रहेगा उसका। हमारा ऑप्शन हो जाएगा 2, भार शून्य हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान वही रहेगा, ठीक। क्या होता है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अचानक शून्य हो जाए तो पृथ्वी पर मौजूद हर वस्तु, प्राणी, वायुमंडल भारहीन होकर अंतरिक्ष में तैरने लगेगा। सब उड़ने लगेंगे बिना पंख के ही, आराम से तैरते हुए घूमेंगे यहाँ से वहां। क्या होगा? जिससे क्या होगा, सभी वस्तुएं जमीन से अलग होकर ऊपर की ओर उठेंगी, जिससे महासागर, नदियां, वायुमंडल और सब कुछ अंतरिक्ष में बिखर जाएगा और पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा पृथ्वी का, ठीक है। होने का प्रमुख क्या है? सभी वस्तुओं का भार शून्य हो जाएगा लेकिन उनका द्रव्यमान, मास वही रहेगा, मतलब वेट इसका 0 हो जाएगा लेकिन मास जो है वे सेम का सेम रहेगा। मास देखिए आप कहीं भी चले जाइए, मास जो है वे आपका सेम रहता है, हमेशा डिफरेंस होगा वेट, ठीक है। वेट हमेशा डिफरेंट रहता है, ठीक है। हवा में तैरना, पृथ्वी का रोटेशन के कारण गुरुत्वाकर्षण के बिना सब कुछ पृथ्वी से दूर अंतरिक्ष में उड़ने लगेगा, ठीक है। वायुमंडल और जल लुप्त हो जाएंगे, पृथ्वी का विनाश हो जाएगा,
संरचनाओं का टूटना हो जाएगा, मकान, पुल, पेड़, बिल्डिंग जो भी हम लोग बनाए हैं सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, सब नष्ट हो जाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है कि वाहनों में की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? वाहनों की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? हमारा ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल की एसिटिक अम्ल। बताइए किसका यूज होता है? वाहनों में किसका यूज होता है? तो हमारा आंसर है सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। ठीक है, देखिए वायुओं में लेड एसिड, बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल, वाहनों की लेड एसिड में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। इस बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड को पानी के साथ मिलाकर इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पे कितना रहता है? 30 से 50%। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड रहता है ठीक है। संरचना लगभग 37% सल्फ्यूरिक एसिड और शेष आंसुत में जल रहता है। डिस्टिल्ड वाटर का मिश्रण रहता है। ठीक है, क्या होता है? डिस्टिल्ड वाटर रहता है, बाकी 37% H2SO4 रहता है। आइए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? क्या सूक्ष्म बर्फ, जिसको ड्राई आइस भी कहा जाता है, किसको कहते हैं? बताइए किसे कहा जाता है ड्राई आइस? ठोस जल को ड्राई आइस कहा जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, ठोस नाइट्रेट को, कि ठोस हीलियम को? किसको कहा जाता है डाइऑक्साइड? ठोस, बताइए। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, सॉलिड CO2 होता है वो। ठीक है, समान बर्फ की तरह पिघलकर पानी नहीं बनती, ये सीधे ठोस से गैस में हो जाती है। क्या होता है? ये सॉलिड रहती है, ठीक है, और सॉलिड से सीधे गैस में वेपर बन के उड़ जाती है। आप लोगों ने आजकल देखा होगा शादियों में जब दुल्हन स्टेज पे जाती है तो जिस रास्ते से जाती है उसके अगल बगल व्हाइट स्मोक आपको दिखता होगा, तो वे ड्राई आइस की वजह से होते हैं। ठीक है, पानी लेते हैं उसमें ड्राई आइस डाल देते हैं तो वे सीधे डायरेक्ट क्या हो जाती है? पानी ना भी लो तो भी वे सीधे गैस बन जाती है। ठीक है, ये ऐसे उसमें से गैस निकलती है। ये आजकल शादियों में काफी ज्यादा स्मोक प्रोड्यूस करने के लिए इसका यूज होता है। ये बहुत ठंडी होती है, अगर आपको देख के लिए अगर इसको हाथ में पकड़ा जाए तो ये आपकी हाथ के सेल्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। CO2 ठोस रूप में है। ठीक है, क्या है? यह बिना गीला किए सीधे गैस में बदलती है, इसलिए इसे शुष्क बर्फ कहा जाता है। क्या होता है? ये सॉलिड से सीधे गैस में जाती है। ठीक है, ये लिक्विड में नहीं जाती है। सॉलिड लिक्विड गैस की वजह ये सॉलिड से सीधे गैस में चेंज होती है। इसका उपयोग मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों को ठंडा रखने, दवाओं, परिवहन, मनोरंजन उद्योग में कोहरा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। खतरा क्या है इससे? यह समान बर्फ से बहुत अधिक ठंडी होती है और इससे सीधे हाथ छूने पर त्वचा जल सकती है। ये आपके टिश्यू को डैमेज कर सकता है। कहाँ कहाँ यूज होता है इसका? खाने वाली चीजों को ठंडा रखने के लिए, दवाइयों के लिए, या फिर मनोरंजन के लिए। डांस कर रहे हैं तो भी वहां पे भी यूज कर लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि समुद्री गोताखोर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस का मिश्रण उपयोग करते हैं? ठीक है, हमारे ऑप्शन है नाइट्रोजन, आर्गन, हीलियम, नियॉन। बताइए समुद्री गोताखोर किस गैस का यूज करते हैं जब वे पानी के अंदर जाते हैं सिलेंडर लेके, तो उनके साथ ऑक्सीजन के साथ और कौन सी गैस रहती है? तो हमारा ऑप्शन है नाइट्रोजन, आर्गन, हीलियम, नियॉन। हमारा आंसर हो जाएगा हीलियम। क्या हो जाएगा? हीलियम। ठीक है, देखिए ये जो ऐसे पीछे सिलेंडर लिए जाते हैं इसमें ऑक्सीजन के साथ साथ क्या रहती है?
हीलियम भी आती है। क्या आती है? हीलियम। ठीक है, देखिए सांस लेने के ऑक्सीजन के मुख्य रूप से हीलियम गैस का मिश्रण का उपयोग करते हैं। बहुत गहराई में वे हीलियम या कभी कभी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का भी उपयोग करते हैं। नाइट्रोजन का उपयोग बहुत कम ही करते हैं, ज्यादातर वे हीलियम का ही उपयोग करते हैं। हीलियम गोताखोर नाइट्रोजन के साथ साथ हीलियम का उपयोग करते हैं क्योंकि उच्च दबाव में हीलियम सही के ऊतकों में नाइट्रोजन की तुलना बहुत कम घुलती है। क्यों इसको ले जाते हैं? क्योंकि नाइट्रोजन टिश्यूज में जल्दी घुल जाती है, हीलियम थोड़ा टाइम लेती है। ठीक है, इसीलिए इनको ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम भी चाहिए होता है इस सिलेंडर में। अंदर जाते हैं, सांस लेते हैं, मस्ती करते हैं। आजकल तो टूरिज्म काफी ज्यादा बढ़ गया है, सी डाइवर्स का। आगे अगला क्वेश्चन है हमारा, प्याज और लहसुन में तेज गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? जो प्याज और लहसुन में हमारा गंध आती है, जो उसमें स्मेल आती है, वे किसकी वजह से होती है? हमारा ऑप्शन है पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन। किसकी वजह से होता है? सल्फर की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? सल्फर की वजह से होता है। देखिए क्या होता है, सल्फर की वजह से जो स्मेल आती है वे सल्फर की वजह से होता है। हमारे प्याज और लहसुन में जो भी महक आती है वे किसकी वजह से आती है? सल्फर की वजह से आती है। अगला क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील किन धातुओं का मिश्रण धातु है जिसके कारण इसमें जंग नहीं लगता है? हमारे ऑप्शन है लोहा और कार्बन, लोहा, क्रोमियम और निकेल, तांबा और जस्ता, सीसा और टीन। बताइए, जो आजकल स्टेनलेस स्टील बनते हैं जिसका यूज हम लोग रेलिंग में करते हैं, ज्यादातर तो रेलिंग में ही करते हैं, ऐसे अगर नॉर्मली देखें तो किसका बना होता है? वे बना होता है लोहा, क्रोमियम और निकेल का। किसका बना होता है? लोहा, क्रोमियम और निकेल का। ठीक है, लोहा, क्रोमियम और निकेल का। ठीक है, और कार्बन का मिश्रण होता है। कार्बन भी होता है, ऑप्शन में नहीं था। इसमें क्रोमियम की उपस्थिति के कारण जंग नहीं लगता। क्यों इसमें जंग रस्ट क्यों नहीं लगता है? क्योंकि इसमें क्रोमियम होता है। क्रोमियम क्या होता है? जंग विरोधी होता है, क्योंकि यह हवा और नमी के साथ प्रक्रिया करने में सतह पे क्रोमियम ऑक्साइड की एक परत पतली स्व उपचार सेल्फ हीलिंग सुरक्षा परत बना लेता है, जो लोहे को ऑक्सीकरण से बचाती है। ये क्या कर लेता है? एक पतली सी लेयर बना देता है। ठीक है, जिसकी वजह से उसमें जंग नहीं लगती। नहीं तो लोहा है तो जंग तो लग ही जाना चाहिए, लेकिन क्रोमियम की वजह से उसमें जंग नहीं लगती है। ठीक है, क्रोमियम स्टील को संक्षारण रोधी कोयोजन से संक्षारण रोधी बनाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जो पानी का हार्डनेस होता है उसको दूर करने के लिए किसका यूज होता है? बताइए। हमारे ऑप्शन है बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट। बताइए किसका यूज होता है? पानी का हार्डनेस दूर करने के लिए किसका यूज होता है? किसका यूज होता है? वॉशिंग सोडा का। किसका यूज होता है? वॉशिंग सोडा का। ठीक है, जिसको कार्बो सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। ठीक है, NaCO3। ठीक है, दूर करने के लिए मुख्य रूप से सोडियम कार्बोनेट, इसे वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, का यूज होता है। ठीक है, किसका यूज होता है? वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि पीतल किन दो वस्तुओं के मिश्रण से सॉरी पीतल किन दो वस्तुओं का मिश्र धातु है? पीतल किन दो वस्तुओं का मिश्र धातु है? बताइए किन दो वस्तुओं से, किन दो धातुओं से पीतल बना होता है? हमारा ऑप्शन है तांबा जस्ता, तांबा और टीन, लोहा और कार्बन, शीशा और टीन। बताइए किसका है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा तांबा और जस्ता। ठीक है, किससे बना होता है? तांबा और जस्ता से, कॉपर और जिंक से। ठीक है, जिसमें आमतौर पे 55 से लेके 95% तक तांबा और 5 से लेके 45% जस्ता जिंक होता है। ठीक है, तांबा कितना होता है? 55 से 95%। ठीक, और जिंक कितना होता है? 5 से 45%। ठीक है, समझ आया ना? पीतल बनने के लिए क्या होता है? कॉपर और जिंक का यूज होता है। ठीक, यह क्यों होता है? यह कठोर, टिकाऊ और जंग प्रतिरोधी होती है, इसमें भी जंग नहीं लगता है। ठीक, इसका उपयोग कहाँ होता है? बर्तन बनाने में, वाद्य यंत्र बनाने में, ताला, गियर या नलसाजी के सामान बनाने में। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? बताइए। हमारा ऑप्शन है फीमर, खोपड़ी की हड्डी, दांत के इनेमल की नाखून। सबसे कठोर भाग, सबसे कठोर भाग कौन सा होता है हमारे शरीर का? बताइए, ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं। फीमर है, खोपड़ी की हड्डी है, दांत का इनेमल है कि नाखून है? बताइए क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए? खोपड़ी की हड्डी, डंडा मारते हैं टूट जाती है। फीमर जाग की हड्डी, एक्सीडेंट होता है तो भी टूट जाती है। नाखून तो आप काट ही लेते हैं। दांत का इनेमल। ठीक है, दांत का इनेमल। ठीक है, ये होता क्या? ये दांत की सबसे बाहरी सफेद परत होती है जो हमारे शरीर के किसी भी अन्य हिस्सों से काफी मजबूत होती है। ठीक है, कोई भी चीज हम लोग काटते हैं, किससे काटते हैं? दांत से काटते हैं। ठीक है, जो हाथ से नहीं हो पाता वो हम लोग मुंह लगा के, दांत लगा के, चबा के किसी न किसी तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, यह लगभग 96% खनिज मुख्य रूप से हाइड्रोक्सीपेटाइट क्रिस्टल से बना होता है। ठीक है, किससे बना होता है? हाइड्रोक्सीपेटाइट, जो इसे स्टील से भी अधिक कठोर बनाता है। किससे अधिक कठोर बनाता है? स्टील से भी अधिक कठोर बनाता है। ये जो हमारी बाहर सफेद वाली परत होती है, इसी को कहते हैं इनेमल। क्या कहते हैं? इनेमल। ठीक है, ये स्टील से भी ज्यादा कठोर होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाएं का जीवन काल लगभग कितने दिन का होता है? रेड ब्लड सेल्स कितने दिन जीवित रहती हैं? उनका समय कितना होता है? तो हमारा ऑप्शन है 60 दिन, 120 दिन, 150 कि 10 दिन। बताइए कितने दिन होता है? जो हमारे लाल रक्त कणिकाएं हैं उनका जीवन काल कितने दिन का होता है? तो उसका आंसर हो जाएगा 20, 120 दिन। कितने दिन? 120 दिन। ये मुख्य रूप से 4 महीने, 3 चौक 12, 120 दिन होता है। इनका काम क्या होता है? फेफड़े से ऑक्सीजन को लेके शरीर के पूरे हिस्सों में पहुंचाना। ठीक है, इनका काम क्या होता है? शरीर फेफड़े से ऑक्सीजन को ये लोग कलेक्ट करते हैं अपने साथ और पूरे शरीर में पहुंचाती हैं। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि दूषित जल पीने से होने वाली टाइफाइड बीमारी से मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है? इसमें पूछा है सबसे अधिक प्रभावित होता है, ना कि कौन सा अंग प्रभावित होता है।
सबसे अधिक कौन सा अंग प्रभावित होता है? हमारा ऑप्शन है फेफड़ा, यकृत, आंत की मस्तिष्क। बताइए। जब हमें टाइफाइड होती है तो हमें कौन सा, जब हम टाइफाइड होती है तो कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? तो हमारा ऑप्शन है यकृत की आंत। दोनों में से क्या होगा, यकृत होगा कि आंत होगा? बताइए। हमारा ऑप्शन होगा आंत। ठीक है। मुख्य रूप से छोटी आंत को प्रभावित करता है, लेकिन यह बैक्टीरिया रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में फैलकर, ठीक है, मुख्य रूप से ये किसको, छोटी आंत को प्रभावित करता है। किसको कहता है? छोटी छोटी आंत को प्रभावित करता है। ठीक है। लेकिन ये छोटी आंत के साथ साथ बताया ना, और शरीर के भागों को, जैसे लीवर हो गया आपका, ठीक है, प्लीहा हो गया, पित्ताशय हो गया, फेफड़े हो गए, इन सब को भी नुकसान पहुंचाता है। ठीक है। क्या कहता है? ये संक्रमण का मुख्य केंद्र होता है आंत। ठीक है। जिससे गंभीर पेट दर्द, कब्ज या दस्त होते हैं। जब आपको होता है क्या होगा, कब्ज होने लगेंगी, दस्त होने लगेगा, उल्टी और लैट्रिन आपकी चालू हो जाएगी। लीवर और स्प्लीहा, स्प्लीन, स्प्लीन, ये अंग बढ़ जाते हैं। ठीक है। इनलाज बढ़, और पेट में सूजन और दर्द होने लगता है। ठीक, सूजन और पथरी का कारण बन सकता है। ठीक है। सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है, भ्रम फैला सकता है, मतलब कि काफी कुछ कर सकता है ये। कौन? टाइफाइड। टाइफाइड क्या कर सकता है? बहुत कुछ कर सकता है। हृदय को भी आपके डिस्टर्ब कर सकता है, हृदय वाल्व में सूजन ला सकता है, शरीर में बैक्टीरिया, खून में बैक्टीरिया का कारण बन सकता है। ठीक, तो ये काफी खतरनाक बीमारी होती है, लेकिन इसका सही समय पर इलाज हो जाए तो सब कुछ सही हो जाता है। ठीक है। देखिए आजकल जांच करवाइए तो हमेशा आपको टाइफाइड मिल ही जाता है। अगर 2 दिन 3 दिन बुखार आई है तो आराम से टाइफाइड हो जाता है। ठीक है। पेट दर्द है, क्यों? क्योंकि देखिए आजकल जो भी हम लोग पानी पीते हैं, पहले की तरह कुछ भी अब साफ नहीं है ना, अच्छा है। जो पहले हमें चीजें मिल जाती जितनी साफ, अब उतनी साफ चीजें हमें नहीं मिलती हैं। या हमेशा आरओ का पानी पीजिए, ऐसा संभव है नहीं। बाहर जाएंगे कितने दिन तक, कितने टाइम तक आप कहेंगे बाहर का पानी पिएंगे, इन्फेक्शन होगा, सीधे टाइफाइड। और यह सबसे पहले तो देखिए एक सामान्य सा है कि पेट में दर्द होना है, कुछ भी अगर हमारी आंतों में दिक्कत होती है तो दर्द पेट से चालू होता है, ये सामान्य से इसके लक्षण है। ठीक है। अगर आपको बुखार आया उसके साथ पेट में दर्द है, या फिर जी मचलाया है, उल्टी हो रही, तो आप सीधे डॉक्टर के पास जाइए, वे जांच कराएगा और टाइफाइड ही ज्यादातर निकलता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इनमें से कौन सी विटामिन जल में घुलनशील होती है? कौन सी विटामिन जल में घुलनशील होती है? पानी में कौन सी विटामिन घुल जाती है? बताइए। हमारे ऑप्शन है ए और डी, ई और के, बी और सी, ए और सी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी और सी। क्या हो जाएगा? बी और सी। तो बी, देखिए बी क्या होता है, बी में भी काफी होते हैं, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। ठीक है। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है? विटामिन सी और विटामिन बी के सभी 8 प्रकार, बी के सभी 8 प्रकार, ये नहीं कि 2-3, सभी प्रकार। ठीक है। भंडारण शरीर में इन्हें स्टोर नहीं करता है। किसको? कौन सी विटामिन को हमारे शरीर में स्टोर नहीं करता है? विटामिन सी और बी। ठीक है। इसको क्या कहता है? अत्यधिक मात्रा में मूत्र के माध्यम से बाहर निकाल देता है। ठीक।
कहाँ कहाँ मिलता है? खट्टे फलों में, संतरा, नींबू है, सब्जियां, दूध और साबुत अनाज में। कहाँ कहाँ मिलता है? हरी सब्जियों में, ठीक है। देखिए विटामिन सी, ठीक, आपको दिखा ठीक से, देखिए B1, B2, B3, B5, B6, B7, B8, सॉरी B9, B12 और विटामिन सी, ठीक। तो ये सब जो भी है ये विटामिन ये क्या होती हैं? ये पानी में घुलनशील होती हैं, ठीक। इनको खाएंगे तो ये क्या होंगी? गुद्दे में पानी में घुल के ये मूत्र के माध्यम से बाहर चली जाती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है गाजर का न्यायंगीय अंग किस पिगमेंट वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन है कैरोटीन, क्लोरोफिल, लाइकोपिन या मेलेनिन। किसकी वजह से होता है? गाजर का जो न्यायंगीय अंग होता है वह किसकी वजह से होता है? कैरोटीन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? कैरोटीन की वजह से होता है, ठीक है। बीटा कैरोटीन जिसको कहते हैं। कैरेट याद करने का मेथड देखिए, कैरेट कैरोटीन, ठीक है। गाजर को कहते हैं कैरेट और किसकी वजह से होता है बेला न्यायंगीय अंग? कैरोटीन से, ठीक है। आजकल तो काफी और भी कलर के गाजर आ गए हैं, पीला आ गया है, ब्लैक आ गया है, नारंगी आ गया है और 2-3 कलर के गाजर आ गए हैं मार्केट में, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अच्छा ये देखिए गाजर, गाजर खाने के बहुत फायदे हैं। डेली कम से कम आप लोग 2 से 3 गाजर खाइए। उससे क्या है? सबसे ज्यादा वे फायदेमंद होता है आंखों के लिए, ठीक है। अगर आपकी आंखों की पावर बढ़ रही है तो आप गाजर का यूज जरूर कीजिए, ठीक है। आंखों की रोशनी को तेज करता है गाजर, ठीक है। ये हमने खुद यूज किया इसलिए आपको बताएं कि गाजर जो है आंखों के लिए बहुत फायदेमंद होता है, ठीक है। ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है, हार्ट हेल्थ को भी करता है अच्छा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, कब्ज की समस्या को दूर करता है, ठीक है। वेट मैनेजमेंट में भी मदद करता है, कैंसर के जोखिम को कम करता है, स्किन को हेल्दी रखता है। गाजर जो है एक हेल्दी फूड में आता है, अगर हम उसको कहें तो हेल्दी फूड में वो आता ही आता है। क्यों? क्योंकि बहुत फायदा करता है ये, ठीक है। देख रहे हैं विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B6, विटामिन कैल्शियम रोजाना जरूरत 3% होती है। अगर 100 ग्राम आप डेली गाजर खा रहे हैं तो वो आपके लिए काफी सही है। 100 ग्राम मतलब 2 से 3 गाजर, एक सुबह खा लीजिए, एक दोपहर, एक शाम को। सलाद के रूप में भी खा सकते हैं आप, सब्जी, सूखी सब्जी बना के भी खा सकते हैं। तो गाजर का जितना अधिक से अधिक हो सके उतना यूज कीजिए, चश्मा लगने की संभावनाएं काफी कम हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? अनुवांशिकी का जनक, जेनेटिक्स का जनक किसे कहा जाता है? हमारे ऑप्शंस क्या क्या हैं? चार्ल्स डार्विन, लैमार्क, गेवर जॉन मेंडल की हरगोविंद खुराना। इसको हम लोग पहले क्लास में भी ये क्वेश्चन आया था, मिलता जुलता ही। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा गेवर जॉन मेंडल, ठीक है। ये देखिए गेवर जॉन मेंडल, ठीक है। इन्होंने किस पे किया था? गार्डन पी पे। किस पे किया था? गार्डन पी, जिसको कि बगीचे का मटर भी कहते हैं, ठीक है। मटर के पौधे पे ही क्यों किया गया था? इसका प्रयोग कहाँ इन्होंने किया था? कहाँ किया था इन्होंने? मटर पे, मटर के पौधे पे किया था, ठीक है। अच्छा मटर पे ही क्यों किया गया था? क्योंकि ये कम समय में पीढ़ी इसकी तैयार होती है, ठीक है। स्पष्ट विपरीत लक्षण होते हैं, स्वपरागण और
परागण दोनों संभव है, आसानी से उगाया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने खोजा था? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने खोजा था? हमारा ऑप्शन है वाटसन और क्रिक, लुई पास्चर, रॉबर्ट हुक, अलेक्जेंडर। किसने खोजा था बताइए? डीएनए का पढ़े होंगे आप बायो में। वाटसन और क्रिक ने। किसने? वाटसन और क्रिक ने। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने खोजा था। ठीक है, क्या खोजा था उन्होंने? डबल हेलिक्स। ठीक है, डबल हेलिक्स जो है डीएनए का प्रसिद्ध डबल हेलिक्स, उसको किसने खोजा था? जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। ठीक है, कब खोजा था? 1953 में। कब खोजा था? 1953 में। ठीक है, अच्छा आइए और कुछ देख लेते हैं। हमारे क्वेश्चन तो समाप्त हो गए हैं, लेकिन कुछ और जानकारी है जो आप थोड़ा सा देख लेंगे तो ये हो सकता है आपके एग्जाम में आपको मदद कर दे। शरीर के अंग और महत्वपूर्ण जांच। ठीक है, देखिए हृदय, हृदय में अगर कोई भी रोग हो तो उसको किससे जांचते हैं? ईसीजी। ठीक है, ईसीजी। और हार्ट अटैक को ट्रोपोनिन टी से। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए ईसीजी का यूज किसके लिए किया जाता है तो ईसीजी का यूज हृदय के लिए किया जाता है। ऐसे एक्सरे फेफड़ों के लिए एक्सरे और एवीजी, एवीजी का यूज हुआ आता है। ठीक है, एक्सरे संक्रमण या टीबी, जब आपको खांसी ज्यादा आने लगती है तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो वे क्या कहता है? चेस्ट का एक्सरे करवाता है। ठीक है, दिमाग के लिए, मस्तिष्क के लिए क्या होता है? सीटी स्कैन और एमआरआई का यूज होता है। ठीक है, एमआरआई कहाँ? जब ट्यूमर उमर की संभावनाएं होती हैं तो फिर एमआरआई यूज होती है, नहीं तो पहले सीटी स्कैन करवाते हैं। लीवर के लिए एलएफटी और विलियम बिन कहते हैं जब पीलिया की संभावनाएं होती हैं। किडनी के लिए यूरिया और केटिनिन। गुर्दा क्या कैसा कर रहा है? यूरिन न्यूट्रन के लिए प्रोटीन का। ठीक है, पेनकियाज के लिए है, हड्डियों के लिए है, थायराइड के लिए है। पेनकियाज के लिए क्या है? एमाइलेसिस और लिप्सी। ठीक है, और एफ बी एस। ठीक है, मधुमेह शुगर के लिए है। थायराइड के लिए TSH, T3 और T4 है। हड्डियों के लिए एक्सए है और डेक्सा है। ठीक है, ये क्या है? कौन सी वस्तु किससे बनी होती है? जैसे देखिए पीतल किससे बना होता है? तांबा और जस्ता से। ठीक है, ब्रॉन्ज कांच किससे बना होता है? तांबा और टीन से। स्टेनलेस स्टील लोहा और क्रोमियम से। टांका, टांका सोल्डर जिसको सोल्डिंग मशीन में यूज किया जाता है, वे शीशा और टीन से। जर्मन सिल्वर किससे बना होता है? तांबा, जस्ता और निकेल से। और गन मेटल तांबा, टीन और जस्ता से। देख लीजिए आप एक बार इसको, किससे क्या बना होता है? आइए अगला देखते हैं। अगला क्या है? ये है पीलिया, यकृत, फेफड़ा। ये क्या है? ये देखिए, ये है ब्लड के फैक्ट्स। जैसे कि हमारा ब्लड कहाँ बनता है? ये कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में, जिसको बोन मैरो भी कहते हैं। ठीक है, ब्लड की रेड ब्लड सेल्स की लाइफ कितनी होती है? 120 दिन। ठीक है, लाइफ स्पेन व्हाइट ब्लड सेल की कितनी होती है? 1 से 4 दिन। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल आर कॉल्ड व्हाट? व्हाइट ब्लड सेल्स को कहा जाता है क्या? ल्यूकोसाइट। लाल ब्लड सेल को
ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है, ठीक है। और लाल ब्लड सेल को, सफेद रक्त को कण को ल्यूकोसाइट और लाल रक्त कण को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है, ठीक है। क्या है, व्हाट इज द रेगुलर बॉडी टेम्परेचर? शरीर का ताप नियंत्रण होता है, कहां से होता है? शरीर का ताप कहां से होता है? हाइपोथैलियम ग्रंथि से, हाइपोथैलियम ग्रंथि से, यानी से हमारे शरीर का ताप नियंत्रण होता है। कैसे होता है कि देखिए, जो हमारे शरीर का नॉर्मल तो ताप होता है वे तो हमेशा रहता है, लेकिन जब कोई बैक्टीरिया या कुछ भी हमारे शरीर में आ जाता है बाहर की बैक्टीरिया, तो ये क्या कहता है, उसका टेम्परेचर बढ़ा देता है, जिससे वे शरीर में मर जाए। तो बुखार जब आती है तो उसमें इसी का सबसे पहले काम होता है, किसका? बुखार लाने में हाइपोथैलेमस का। बुखार कब आती है हमें? जब हमारे शरीर में कुछ डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है। तो जैसे आपको अभी तुरंत बुखार आया तो तुरंत दवा नहीं खानी चाहिए, कम से कम आपको 12 घंटे वेट करना ही चाहिए अगर बुखार नॉर्मल है तो। अब ये नहीं कि 103 डिग्री, 104 डिग्री, 105 डिग्री है तो फिर आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाए, लेकिन 100 के आसपास है तो आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि जब भी जो बाहर के बैक्टीरिया हमारे शरीर में अंदर गए हैं, उनको वे अपने आप मार सके, ठीक है। इसमें लिखा है कि क्या यूनिवर्सल डोनर कौन है? ओ है, ठीक है, सबको खून दे सकता है। सबसे ले कौन सकता है? ए बी, ठीक है। ये क्या है? प्रेशर मापने का यंत्र, प्रेशर मापने का यंत्र स्फाइमोमीटर। स्प्लीन, ब्लड बैंक किसको कहा जाता है? स्प्लीन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? स्प्लीन को, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल कितने दिन तक जिंदा रहते हैं? 1 से 4 दिन तक। और लाल ब्लड सेल 120 दिन, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे क्वेश्चन ये अभी आया है आपका, व्हाइट ब्लड सेल कितने दिन तक जिंदा रह सकते हैं, तो ये भी पूछ सकता है कि सफेद रक्त कण कितने दिन तक जीवित रह सकते हैं। हमारा टेम्परेचर शरीर में कौन नियंत्रण करता है? हाइपोथैलेमस, ये भी हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है। खून कहाँ बनता है? ये भी आपका क्वेश्चन हो सकता है। तो ब्रेन में मज्जा में बनता है, ठीक।